सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम अध्ययन कर रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति, अध्याय 4 भाग 1। तो चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। हमें सत्ता समझने के लिए पहले शक्ति समझनी पड़ेगी कि शक्ति क्या होती है। जैसे अब यदि आप विज्ञान विषय पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। लेकिन यदि आप शक्ति के बारे में राजनीति विज्ञान में पढ़ते हो तो राजनीति विज्ञान में शक्ति का मतलब है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति है, ए और बी। ए बी से कोई कार्य करवाना चाहता है लेकिन बी की इच्छा नहीं है वो कार्य करवाने की। ऐसी स्थिति में भी यदि ए बी से कार्य करवाने में सक्षम है तो उसे हम शक्ति कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सत्ता क्या होती है। तो सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने और उसके पालन करवाने की वह शक्ति है जिसके कारण उसे सही या प्रमाणिक मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं कि वी इस वजह से नियमों को मान रहा है कि वो उनको प्रामाणिक मानता है और ये मानता है कि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, इसी वजह से वो उनका पालन कर रहा है। अर्थात सत्ता क्या आदेश देने, निर्णय लेने और उसके पालन करवाने की शक्ति है जिसके कारण उसे सही या प्रमाणिक मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता के प्रयोग के कारण ही आधिकारिक नीतियां, नियम और निर्णय समाज में स्वीकार किए जाते हैं और प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाने की शक्ति जब कानून के माध्यम से प्राप्त हो तो उसे हम सत्ता कहते हैं। कहने का मतलब जब शक्ति अर्थात दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की क्षमता किसी व्यक्ति को कानून के माध्यम से मिलती है तो उसे हम सत्ता कहते हैं। अब है चैप्टर की सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो सरकार के पास या सरकार में ही कहीं कहीं सत्ता निहित होती है क्योंकि सरकार के पास ही आदेश देने, निर्णय लेने और उसके पालन करवाने की शक्ति निहित होती है। अब हम देखते हैं कि क्या राज्य के अलावा भी कोई संगठन या संस्था है जो सत्ता का प्रयोग करती है। जिसके लिए आज हम अध्ययन करेंगे उसमें 3-4 शब्द हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या क्षेत्रीय संगठन या अधिराष्ट्रीय संगठन। तो वैकल्पिक केंद्र का मतलब है एक केंद्र के अलावा कोई दूसरा भी केंद्र हो सकता है। क्षेत्रीय संगठन का मतलब है कि एक क्षेत्र विशेष या भूभाग विशेष के जितने भी राष्ट्र हैं उनका एक संगठन हो सकता है। और अधिराष्ट्रीय संगठन का मतलब है कि वह संगठन जो राज्यों से भी ऊपर हो। तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था टूटने लगी। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। अर्थात जो द्वितीय विश्व के एंड 1945 से 90 के बीच 2 ध्रुवीय व्यवस्था चल रही थी। एक ध्रुव अमेरिका, दूसरा पूर्व सोवियत संघ। इनके बीच जो वैचारिक विवाद था, अब जब पूर्व सोवियत संघ समाप्त हो गया, विघटन हो गया, तो अब एक ध्रुवीय विश्व बनने की संभावना थी। लेकिन लोगों ने ये अनुमान लगाया कि जो अमेरिका है उसके प्रभुत्व को सीमित करेंगे कौन? क्षेत्रीय संगठन या अधिराष्ट्रीय संगठन। तो यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन या आसियान जिसे बोला जाता है का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाकों में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियां और कमजोरियों को क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण व्यवस्था विकसित की तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को समूह बनाने की दिशा में भी कार्य किया। अब हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ का गठन किस प्रकार हुआ, इसके क्या कार्य हैं, क्या इसके अधिकार हैं। तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं कि 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त होते देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। और कुछ ऐसी मान्यताएं को अब वर्तमान कोरोना काल में भी हम ध्वस्त होते देख सकते हैं। जो जितना हम अब तक विकसित देश मान रहे थे उसको उतना ही ज़्यादा नुकसान इस कोरोना काल में हुआ है।
जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान थे, और वो सवाल क्या थे कि क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। तो दो क्वेश्चन कि या तो पुरानी दुश्मनियों को वो निभाएं या नए स्तर से सोचें ताकि अपने संबंधों में सकारात्मकता लाई जाए और सभी के साथ मिलजुल से रहा जाए। तो 1945 के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों में मेल मिलाप बढ़ने लगा, क्योंकि ये सभी पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे और इन सभी को नेतृत्व अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जा रहा था। अतः अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद भी की। इसे मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात उन्होंने मार्शल योजना लागू की ताकि जो पश्चिमी यूरोप के देश उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ या सक्षम बनाया जा सके। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, एक संस्था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से देशों ने एक दूसरे की आर्थिक मदद की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम हुआ। तो 48 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई या एक संस्था बनी कि उनमें राजनीतिक सहयोग बनाया जा सके। यूरोप के देशों का आर्थिक एकीकरण धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। परिणामस्वरूप 1951 में पेरिस संधि के द्वारा 6 देशों ने, जिनमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। किसके माध्यम से? पेरिस संधि के माध्यम से। कब? 1951 में। इन्हीं 6 देशों ने 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का गठन किया। तो 1957 में रोम की संधि हुई। इन्हीं 6 देशों के बीच 2 संस्थाओं की स्थापना हुई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। 1979 में यूरोपीय संसद का गठन हुआ, जिसके बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो अब तक क्या है, ये जो संस्थाएं थी राजनीतिक नहीं थी, आर्थिक थी, आपस में एक दूसरे को आर्थिक सहयोग करेंगे। लेकिन 1979 में जब यूरोपीय संसद का गठन हुआ तो ये संस्थाएं आर्थिक तो पहले ही थी, अब राजनीतिक और बन गई। वर्ष 1985 में शेंजेन की संधि हुई, जिसके तहत यूरोपीय समुदाय में नागरिकों के मुक्त आवागमन का प्रावधान किया गया। अर्थात यदि किसी नागरिक को यूरोपीय समुदाय के किसी भी एक देश का वीज़ा मिल जाता है तो वह बाकी के सभी देशों में घूम सकता है। इसका शेंजेन संधि के तहत एक व्यवस्था की गई कि मान लो उस समय यूरोपीय संघ में, हालांकि यूरोपीय संघ नाम बाद में आया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय था, इनमें से यदि किसी ने भी ग्रुप के अलावा किसी दूसरे देश के नागरिक को वीज़ा दे दिया तो वो वीज़ा बाकी के और देश, जो समुदाय के देश या सदस्य है उस ग्रुप के, उन बाकी के देशों में भी माना जाएगा, उसे घूमने फिरने से रोका नहीं जाएगा। यहाँ तक आते आते अब पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो ही गया। अब पूर्वी यूरोप के देश भी यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम स्वरूप वर्ष 1992 में maastricht संधि होती है, संधि का नाम है maastricht, होती है 1992 में, और इस संधि के द्वारा यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर अब यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ कर दिया गया। और इसके 3 प्रमुख आधारों का भी निर्माण किया, या इसके 3 प्रमुख सिद्धांत बताए गए कि सभी देशों के लिए समान विदेश और सुरक्षा नीति, घरेलू एवं दूसरा है घरेलू एवं न्याय के मामले, और तीसरा जो आधार है यूरोपीय साझा बाजार। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर अब ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा। अर्थात अब तक जो कार्य करने की क्षमता थी वो राज्य के पास होती थी, सरकार के पास होती थी सत्ता, अब इसके पास भी पूर्ण रूपेण सत्ता तो नहीं आई, पर कुछ क्षेत्रों में ये सत्ता आ गई। जैसे जो 3 आधार बताए, समान विदेश और सुरक्षा नीति, घरेलू न्याय के मामले और यूरोपीय साझा बाजार, तो इन मामलों में इनके पास सत्ता आ गई, और ये कुछ सत्ता आ गई, इसी वजह से इन्हें अधिराष्ट्रीय संगठन भी बोला जाता है।
हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल रही। इन लोगों ने, जो सदस्य थे इस यूरोपीय संघ के, उन्होंने पूरे सदस्यों के लिए एक संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो कोशिश असफल रही। लेकिन इसका अपना झंडा है, सबका एक राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है और सबकी अपनी मुद्रा है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों के संबंधों के मामले में इसमें काफ़ी हद तक सभी साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी बना ली गई। अर्थात ग्रुप के सदस्यों के अलावा दूसरे देशों के साथ इनकी एक सुरक्षा या साझी विदेश नीति है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत संघ खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी, अर्थात जो शक्ति उनके देश के पास थी अब तक, वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। अर्थात कुछ लोगों का विचार था कि जो सत्ता पूर्ण रूपेण राज्य के पास रहनी चाहिए, अब उसको यूरोपीय संघ को दिए जाने के खिलाफ थे उनके विचार। यूरोपीय संघ के कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति थी लोगों में। जैसे तुर्की हमेशा ये मांग करता रहा है कि उसे यूरोपीय संघ में शामिल किया जाए, लेकिन आज तक तुर्की को यूरोपीय संघ में शामिल नहीं किया गया। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। यदि हम इसके प्रभाव को देखें तो हर क्षेत्र में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। वर्ष 2019 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पहली है अमेरिका। इसका सकल घरेलू उत्पादन 2019 में 19,100 अरब डॉलर है, जो कि अमेरिका के लगभग है। अमेरिका का 2019 में सकल घरेलू उत्पाद 20,000 अरब डॉलर के आसपास था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए हमेशा खतरा बनी रही है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें देशों की संख्या ज़्यादा है। तो विश्व व्यापार में सभी देशों को यदि शामिल किया जाए तो अमेरिका के कुल व्यापार से ज़्यादा है। और इसी के चलते ये अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों को पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके मुल्कों पर भी पड़ा है। यह विश्व व्यापार संगठन या जिसे हम WTO बोलते हैं के अंदर भी एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। तो WTO में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यूरोपीय संघ के यदि इसके सदस्यों की ताकत देखते हैं तो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी भी सदस्य भी है। जैसे आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो 2 स्थायी सदस्य, बाकी कभी कभी चुन लिए जाते हैं अस्थायी सदस्य के रूप में। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका सहित सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। अर्थात जो अमेरिका की नीति थी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में, उसमें कुछ देशों ने सहयोग नहीं किया था अमेरिकी बातों का। चीन के साथ भी मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास यदि आप देखते हैं तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट, अर्थात जो देश की सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, तो रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है और अनुमान यह है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। लेकिन जैसा हम तक पढ़ा कि यहाँ पर ऑल इज वेल नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सी समस्याएं हो सकती है। तो उनमें देखते हैं कि अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। तो ये संगठन बन गया एक। तो बाकी जो इसके सदस्य देश है, उनके यूरोपीय सदस्य देश है, उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देता है। लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति भी है। कुछ देशों की अपनी विदेश नीति भी है, सब देशों पर वो लागू नहीं है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो अमेरिका के साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर भी काफ़ी नाराजगी है। इनकी एकल मुद्रा यूरो है, तो उसको भी कुछ देशों ने लागू नहीं किया है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट
थेचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा है। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और सांझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। अर्थात डेनमार्क और स्वीडन इसके सदस्य, लेकिन जो इसकी एकल मुद्रा यूरो उसको वो नहीं मानते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है यूरो जोन। यूरोपीय संघ के ही उन सदस्यों को यूरो जोन बोला जाता है जो इसकी एकल मुद्रा यूरो को मानते हैं। अर्थात वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं, उनमें से 17-18 सदस्य यूरो मुद्रा को मानते हैं। तो उन देशों को जो यूरो मुद्रा को अपनाते हैं उनको हम यूरो जोन बोलते हैं, बाकी को यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन तो बोलते हैं। इसके विदेश और रक्षा मामलों में काम करने को यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है, क्योंकि कुछ देशों ने एकल मुद्रा यूरो को नहीं माना है। वर्ष 2016 में इंग्लैंड की जनता के द्वारा एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह के द्वारा इंग्लैंड को यूरोपीय संघ से पृथक होने का जनादेश दिया गया, जिसे ब्रेग्जिट भी बोलते हैं। और ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है। अंततः 31 जनवरी 2020 से ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा। अतः ध्यान देने योग्य वाली बात है कि अब तक हम ये पढ़ते थे कि यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देश है, लेकिन अब वर्तमान में एक सदस्य जो महत्वपूर्ण सदस्य है यूरोपीय संघ का या पूरे यूरोप का भी, ब्रिटेन, वो अब वर्तमान में इसका सदस्य नहीं है। और वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या है 27। थैंक यू। अगले वीडियो में